हाँ दोस्तों नमस्कार। चलिए हम लोग रिवीजन जो सीटेट का है उस मोड़ पे चले आए हैं। सीटेट काफ़ी नज़दीक है, फाइनल रिवीजन कर रहे हैं हम अपने सभी सुपर 50 बच्चों के साथ। तो सीडीपी के रिवीजन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्विकली देखते हैं कि कितना हम कर पाते हैं रिवीजन। 30 मिनट का हमारा टारगेट है और इसमें क्विकली हम लोग रिवीजन करेंगे। तो पहला टॉपिक जो हमारा सीडीपी का है, शुरुआत से ही क्विकली करते जाएँगे। पहला टॉपिक जो है हमारा वो है कांसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। उसके अंतर्गत जो मेन चीज़ आती है, जो मुझे लगता है दो जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कोई क्विकली बता सकते हैं आपके हिसाब से ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है? कैमरा सामने रखिएगा ताकि मतलब पता चल पाए। प्रियंका जी आपका कैमरा नीचे है। अभिषेक बताएंगे, बताइए अभिषेक। सर ग्रोथ बेसिकली क्वालिटी जो है वो मेजर करता है। और डेवलपमेंट जो है ग्रोथ का से मिल करके के बना है दोनों, यानी ग्रोथ का जो है लार्ज पार्ट जो होता है वो है डेवलपमेंट। यानी हर चीज का डेवलपमेंट अगर होता है तो ग्रोथ होता है, सॉरी ग्रोथ होता है तब डेवलपमेंट होता है। ओके, ओके। अच्छा एक और चीज़ है, जो कोई बोल रहा है अगर आप और बोलना चाहते हैं तो जैसे संगीता ने किया ना वैसे ही आप रेडी रहेंगे कि आप लोग को कुछ और पॉइंट ऐड करना है। क्विकली एकदम तुरंत-तुरंत 30 सेकंड का टाइम मिलेगा। संगीता। सर वृद्धि जो होती है वो संकुचित होती है, उसको मापा जा सकता है, लेकिन विकास जो होता है वो मेजोरिटी टाइप होता है और हुँ, विकास के अंदर ही वृद्धि आती है। हुँ, और इसमें क्या होता है, हमारी वृद्धि में हमारा वजन बढ़ता है, शरीर बढ़ता है और ये एक समय आने पर रुक जाती है। हुँ, लगभग 12 वर्ष तक रुक जाती है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज हम सब बुर्ज खलीफा होते। और जो बिल्कुल। विकास होता है वो जीवन भर चलता है, कभी नहीं रुकता। हम सो रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ भी नहीं करें तब भी विकास हो रहा है। जी, वेरी गुड। थैंक्स। एनीबॉडी एनीबॉडी? फटाफट कोई एक बोल रहा हो, अगर आपको और कुछ ऐड करना है तो फटाफट हाथ खड़ा करिए। पार्टिसिपेट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, तभी मज़ा आएगा इसमें। एनीबॉडी? नेहा, आपका पॉइंट कवर हो गया है, बोलना है? बोलिए, बोलिए, बोलिए। जी। जी सर, वृद्धि को हम देखकर पता लगा सकते हैं कि हुँ, इसमें कितनी वृद्धि हुई है, क्या हुआ, पर विकास को हम देख नहीं सकते, सिर्फ फ़ील किया जा सकता है। एक्सीलेंट, 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 बहुत बढ़िया। देखिए ओवरऑल वृद्धि जो है वो बेसिकली क्वांटिटी है ना? हम देख सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, ये इसका लिमिटेड रहता है। कहते हैं हम कि 18-20 साल तक हमारी वृद्धि जाके रुक जाती है और लेकिन जो हमारा डेवलपमेंट है वो लाइफ टाइम चलता रहता है, वो कंटीन्यूअस है, वो कभी नहीं रुकता है हमारा। और शारीरिक वृद्धि की जब भी हम बात करेंगे, तो ये भी बेसिकली विकास का पार्ट ही है। दिस इज़ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। बस यही है अंतर कि जब हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सिर्फ एक कॉर्नर की बात करते हैं, लेकिन जब डेवलपमेंट पूरा-पूरा बोलते हैं तो उसमें इमोशनल, सोशल हमारा हर प्रकार का डेवलपमेंट आ जाता है। ये एक विस्तृत अर्थ रखता है ना? ये मेन इसके अंतर्गत है। अच्छा एक और हमारा इसी टॉपिक में एक अगला टॉपिक आता है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट जहाँ से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहाँ पर आज भी मैंने क्वेश्चन किया था स्टेफिलोकोकल और प्रॉक्सिमोडिस्टल कौन बताएगा उसपे? जल्दी, संगीता। एकदम एक्टिव रहिए, फटाफट। सर सफेलोकोडल जो होता है उसमें विकास सिर से पैर की ओर होता है, यानी कि पहले ठीक। ब्रेन बनेगा बच्चे का, उसके बाद अदर पार्ट बनेंगे। और हुँ, प्रॉक्सिमल डिस्टल में होता है केंद्र से परिधि। जैसे मेरा हाथ है तो उसमें पहले हमारी हथेली बनेगी, उसके हुँ। बाद उंगलियों का विकास। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। इसमें एक और आता है निरंतरता का सिद्धांत, ये भी खूब पूछा गया है, कौन बताएगा? निरंतरता का सिद्धांत, कंटिन्यूटी की थ्योरी और किसी को नहीं बताना है, सिर्फ और सिर्फ संगीता और अभिषेक बताएँगे, हैं? बाकी लोग मेला देखने आए हैं। जल्दी, जल्दी रेजेंट करिए, हाथ ऊपर उठाइए। धनुष, बढ़िया से हाथ उठाइए भाई, मर्द हैं ऐसे धनुष पूरा ऐसे, बताइए। हाँ, विकास सर जी निरंतर चलते रहता, कभी नहीं रुकता, इसलिए सर जी विकास को निरंतरता के सिद्धांत बोलते हैं। विकास कभी नहीं रुकती है, विकास हमेशा चलते रहती है। जी, जी बिल्कुल इस सर। पे आपको हाँ, इस पे आपको क्वेश्चन भी आता है कि एक इंसान का विकास या एक इंसान की कोई भी जो डेवलपमेंट है या अधिगम है, वो कभी नहीं रुकता, ये किस पर बेस्ड है? तो ये निरंतरता के सिद्धांत पे बेस्ड है। थोड़ा जोश के साथ सब लोग जुड़े रहेंगे। एक और आता है कि यूनिफ़ॉर्म पैटर्न, कि विकास एक यूनिफ़ॉर्म पैटर्न में होता है। ये क्या है? कौन बोलेगा? अभिषेक, बताइए। बताइए जल्दी। हुँ, हाँ सर, ये यूनिफॉर्म इसलिए कहा जाता है कि ये गरीब हो चाहे अमीर हो, हुँ, सबके लिए डेवलपमेंट का जो करेक्ट। पैमाना है वो सेम होता है। ऐसा नहीं है कि गरीब के लिए अलग हो जाएगा और अमीर के लिए अलग है। जो एज जो लिमिटेशन है, जो नॉलेज गेन करने का, वो सब में कॉमन रहता है, एक्सीलेंट, फिक्स रहता है, बिल्कुल। भले ही उस यूनिफ़ॉर्म पैटर्न यही है कि कोई भी बच्चा है डायरेक्ट किशोरावस्था में नहीं जा सकता है, डायरेक्ट 12 साल वाले गुण नहीं ले सकता या किसी भी उम्र के गुण नहीं ले सकता है। वो पहले बच्चा हो है,
पहले बचपन के गुण लेगा, चाहे आप गरीब है, अमीर है, वंचित है, किसी भी आधार पर आप ले लीजिए, तो वो हमेशा एक यूनिफॉर्म पैटर्न पे ही चलेगा। लेकिन हम इसमें एक और सिद्धांत जोड़ देते हैं कि विकास की गति एक जैसी नहीं रहती है। ये क्या कहता है? ये सिद्धांत क्या कहता है? श्रेया, विकास की गति एक जैसी नहीं रहती है। सर सबकी अलग अलग क्षमता होती है, सब अपने अनुसार बढ़ते। जैसे कोई बच्चे किसी के दांत जल्दी निकल आते हैं, किसी बच्चे के दांत देर से निकलते हैं। जैसे कोई बच्चा जल्दी 1 साल में खड़ा हो जाता है, कोई 1 साल में चलने भी लगता है, 2-4 कदम स्टार्ट कर देता है चलना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो विकास है सब एक समान तो होता है, लेकिन उसकी गति जो होती है सर वो एक समान नहीं होती है, तो सब में अलग अलग प्रकार से होती है। अभी का टॉपिक है विकास जनरल टू स्पेसिफिक चलता है, उस पे बोलना है, उस पे भी बोल दीजिए। सामान्य से विशिष्ट। कैसे? सामान्य से विशिष्ट। सर जो विकास जी सर, जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। जैसे कोई बच्चा किसी सामान को अगर पकड़ना चाहेगा तो पहले पूरी बॉडी उसकी मूव करेगी, फिर वो हाथ को मतलब उठाएगा, फिर उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, तो शुरू में वो सामान गिरा देता है। फिर जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो एक बार में सामान को पकड़ लेता है। वेरी इसी गुड। प्रकार से जैसे बच्चा रोता है तो पहले जब छोटा होता है तो पूरे शरीर से रोता है, फिर उसके बाद सिर्फ उसके आंसू बहते हैं, और फिर जब वो एकदम बड़ा हो जाता है तो सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि बच्चा मतलब अंदर से रो रहा है। ऐसा होता है सर। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, वेरी गुड। अच्छा, एक और आता है कि विकास सारे डेवलपमेंट म्यूचुअली रिलेटेड है, परस्पर संबंध का सिद्धांत। ये क्या कहता है? जल्दी से, परस्पर संबंध का सिद्धांत। संगीता। अच्छा आरुषि, इसके बाद मैं आप पे आता हूँ, बताइए संगीता। सर परस्पर संबंध में है कि अगर हमारा शरीर ठीक नहीं है तो उसका इफेक्ट हमारे मेंटल पे भी पड़ेगा। जैसे आज बुखार है तो पढ़ने में भी मन नहीं, तो सारे विकास एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। तो इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, हर तरह का चीज जुड़ा हुआ है ना। आप अगर आज उत्साहित हैं तो आपका माइंड भी उत्साहित है, शरीर भी उत्साहित है, इमोशनली भी आप पॉजिटिव हैं, है ना। आरुषि, आपसे मैं एक अगला क्वेश्चन करता हूं, प्लीज आप उस पर बताइए कि विकास जो होता है वो कहते हैं कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणनफल है, तो इसका मतलब क्या है? यस सर, ये विकास जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का गुणनफल है। जो चूंकि आप कुछ तो हेरिडिटी से मिली है, कुछ इन्वायरमेंट से मिली है, तो दोनों एक साथ जब प्रॉपर मिलते हैं तभी बच्चे का अच्छे से विकास हो पाती है। क्योंकि वो सिर्फ हेरिडिटी से ही आगे बच्चे का विकास नहीं हो सकता है, नहीं इन्वायरमेंट से। तो इसलिए कहते हैं कि जो बच्चे गाँव में रहते हैं उनका उनका विकास अलग हो जाता है, जो शहर में रहते हैं। जेनेटिक तो एक ही रहते हैं, 2 भाई बहन भी है तो एक ही है, जीन तो एक ही है, लेकिन वो इन्वायरमेंट के कारण अलग अलग विकास हो जाती है। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। एक टॉपिक पे मैंने ट्रेंड देखा है कि पिछले साल लगभग क्वेश्चन पूछा है हर दिन ऑनलाइन एग्जाम में, तो उसमें था फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट से, कि क्या क्या फैक्टर्स डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। कोई भी रीजन करके अपने हिसाब से बोलना चाहे क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं। दूसरा, अगर और भी कुछ होगा तो आप भी हाथ खड़ा करिएगा। धनुष बताइए। बच्चे का खान पान सर, अनुवंशिकता, जी आर्थिक स्थिति, जी सामाजिक स्थिति सर, ये सब जी। बच्चे को मतलब डेवलपमेंट में सर प्रभावित करेगा। इससे बच्चा का विकास अच्छा नहीं हो पाएगा। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। प्रीति, आपने भी रीजन किया था, बताइए। ये सर बच्चे का जो प्रभावित करता है, जैसे सामाजिक और सांस्कृतिक, धार्मिक भी, और हमारे वातावरण में जैसा जो सोसाइटी है उसके अकॉर्डिंग। अगर हम अच्छे सोसाइटी में रहते हैं तो हमारा डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। अगर हम किसी गांव, सुदूर गांव में रहते हैं तो हमारा डेवलपमेंट उस गांव की तरह ही होगा। अगर वहीं से हम निकल कर, मान लेते हैं हम गांव में रहते हैं और हम किसी अच्छे शहर में जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा डेवलपमेंट होने लगता है। तो ये सब हमें प्रभावित करता है। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। देखिए, इसमें कुछ और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा। जैसे एक होता है कि गर्भ के समय माँ की जो स्थिति रहती है वो भी बहुत प्रभावित करता है बच्चे के डेवलपमेंट पर, क्योंकि उस समय का जो डेवलपमेंट होता है वो बच्चे से डायरेक्टली जुड़ा हुआ रहता है। तो इसलिए बाल विकास को, बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करने में जो बाहरी है, सामाजिक है, जीवन की अलग अलग घटनाएं हैं, सामाजिक आर्थिक स्थिति है, ये सब प्रभावित करते ही हैं। और जितनी भी चीजें आप सोच सकते हैं, जितनी भी चीजें आपके इर्द गिर्द है, वो सब प्रभावित करती है। लेकिन मेनली जो है माँ के गर्भ के समय का जो स्वास्थ्य है माँ का, वो भी बच्चे को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है ना। अब यहाँ पर देखिए, आनुवंशिकता और वातावरण, दोनों में डिफरेंस कौन बताएगा मुझे? हम लोग तीसरे चैप्टर पे आगे रिवीजन करते करते, जल्दी नेहा बताइए। सर अनुवांशिकता हमें जीन्स के द्वारा मिलती है, पर जो वातावरण है वो बाहर का जो एनवायरनमेंट है उससे मिलता है। हमारे आसपास में क्या चल रहा है उसके थ्रू मिलेगा। और जीन्स जो हमारे माता पिता से, दादा दादी से, नाना नानी से, यानी
मदर्स की फैमिली या फादर्स की फैमिली जी बोलेंगे, जी उससे जो मिला है वो आनुवंशिकता के थ्रू मिला है, और बाकी जी। जो भी हम बाहर से जो भी चीजें ग्रैब करेंगे वो चीजें एनवायरनमेंट से मिला है। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। देखिए इन्वायरमेंट संबंधी कारक में कुछ चीजों पर अक्सर क्वेश्चन आ रहे हैं। वो क्या है कि एक है भौतिक कारक, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, सांस्कृतिक कारक। इनमें से जिस भी पॉइंट पर जो बोलना चाहते हैं क्या होता है? सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, सांस्कृतिक कारक क्या होता है संगीता? सर भौतिक कारक में होता है हमारे आसपास का जो भी वातावरण होता है, करेक्ट और करेक्ट। सांस्कृतिक में होता है जो हमारी संस्कृति है, जैसे हम किस धर्म को मानते हैं। हम्म। और सर दूसरा भौतिक सामाजिक सांस्कृतिक सामाजिक सामाजिक में होता है कि हम कैसे समाज में रहते हैं, किन लोगों के बीच में रहते हैं, ये सब हमारे सामाजिक कारक में आता है। और आर्थिक वातावरण तो है ही। आर्थिक में होता है हमारे घर की स्थिति कैसी है, कैसे किस प्रकार हम अपने जीवन को यापन कर रहे हैं, ये सब आर्थिक कारक में आ जाए। ओके ओके। तो ये जितने भी चीजें हैं ना, सांस्कृतिक, हम जिस संस्कृति में है, जिस समाज में रहते हैं, हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, ये सब कुछ हमारी एक्चुअल में वातावरण से जुड़े हुए कारक है जो प्रभावित करती है। आज आप अपने मोबाइल का इंटरनेट भरा पा रहे हैं, ऑल्दो ये फ्री क्लास है, लेकिन मोबाइल का इंटरनेट भरा पा रहे हैं तभी तो आप यहाँ तक क्लास तक पहुंचे हैं, तो वो भी एक बड़ा कारक है। आप जुड़े हुए हैं, आप टेक्नोलॉजी से अवेयर हैं, आप इन चीजों जानते हैं तभी तो पहुंचे हैं। जैसे कि देखिएगा कि गांव घर सब में कोई छोटा छोटा चीज का भी लोग ज्यादा रेट ले लेता है, शहर बाजार में लोग को पता है ये डिस्काउंट, ये ऑफर ऐसे लगा के वहां से ज्यादा सस्ता में ले लेता है। तो कई बार ये जो सांस्कृतिक कारक हैं, सामाजिक कारक हैं, ये भी बहुत भूमिका निभाते हैं, है ना। इस प्रकार के बहुत सारी चीजें हैं जो भूमिका निभाती है। अब यहाँ पर एक टर्म आता है हमारा, वो आता है सोशलाइजेशन, समाजीकरण। क्या है समाजीकरण, कौन बताएंगे? बाकी लोग भी, रीता पाल बताइए। अच्छा आप खुद ही लेजेंड कर दिए बताइए जी। समाजीकरण में ये होता है कि बच्चा जिस समाज में रहता है उससे तो सीखता ही सीखता है, और अगर जो है मान लीजिए उनके माता पिता का जैसा स्वभाव होगा समाज के प्रति, वैसा ही वो बच्चा देख के भी, अपने माता पिता को देख के भी वो समाज में उसी तरीके से रहेगा। जी अगर माता पिता की स्थिति मतलब अच्छा व्यवहार कर रहे हैं दूसरे से, तो बच्चा भी वही देख के ही करेगा, अपने ओके पेरेंट्स से देख के ही। ओके, वेरी थैंक गुड वेरी गुड। समाजीकरण क्या है? सुनीता पटेल, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एटलीस्ट वन लाइन इस पे बताइए, आपके हिसाब से समाजीकरण क्या है? जी सुनीता बताइए, डरने की बात नहीं, बताइए जी। हेलो जी सर, आवाज आ रही है क्या? हाँ बताइए। सर समाजीकरण में वही होता है कि जो हम समाज में रहकर देखकर सीखते हैं, जी जिसका अनुकरण करते हैं सर, जी वही समाजीकरण होता है। वेरी जैसे गुड। हमारा परिवार हम्म और अगल बगल के आस पड़ोस सर। जी वेरी गुड, एक्सलेंट एक्सलेंट सुनीता। थैंक यू। बिल्कुल हाँ, सामाजिकरण में वो सब चीजें हैं जो हमें सामाजिक बनाते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द है, जो हमें सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया, एक वर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, सामाजिक अंतःक्रिया करने के लिए हमको प्रोत्साहित करता है, समाज का गुण सिखाता है। एक चीज यहाँ पर मैं फोकस करना चाहूंगा, एग्जाम में ना कई बार ऑप्शन आपको दे देगा इस बार भी, कि समाज के गुणों का को आप समझते हैं और पालन करते हैं, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली चीज है, ध्यान दीजिएगा। समाज का गुण आप पे थोपा जाए ये समाजीकरण नहीं है, या आप अपना सामाजिक गुण बना दीजिए वो भी समाजीकरण नहीं है। ये दो टाइप का ऑप्शन मैं खूब देखता हूं जो नेगेटिव है। सामाजिक गुण को हम समझते हैं, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते हैं, सीधा सीरीज देख लिया जो समाज ने दिया वो उसको हम फॉलो कर लिए, वो भी नहीं है। ऐसा ऑप्शन एक बार पिछले एग्जाम में पूछा था। सामाजिक गुण को सीखना, समझना और उसको हम अंडरस्टैंड करके उसको आगे मतलब करेंगे पालन, लेकिन ब्लाइंडली ऐसा नहीं कि समाज हमको बोल दिया उसको जाके गोली मार दो तो गोली मार देंगे, नहीं। मुझे कौन बताएगा कि सामाजिकरण पे पालन पोषण का क्या कैसे महत्व है? पालन पोषण का क्या महत्व है सामाजिकरण पे? प्रीति कुमारी बताइए जी। समाजीकरण का हमारे पालन पोषण पे बहुत महत्व है। जैसे हम जिस सोसाइटी, जिस समाज में रहते हैं, जैसे अगर हम किसी मुस्लिम इलाके में रहते हैं तो वहाँ के लोगों का भी, जैसे वो लोग नमाज पढ़ते हैं तो उन सब बातों को भी सीखते हैं, और हम अपने धर्म को भी मानते हैं। अगर हम हिंदू हैं या कोई भी धर्म है तो हम उन सब चीजों को देखते हैं, तो हमारा पालन पोषण भी वैसा ही होता है। और मानते हैं अगर हम, हेलो सर आवाज आ रही है? जी, लेकिन आप टॉपिक से भटक गए। पालन पोषण आपका, आपको जो पाला पोसा जाता है उसकी बात हो रही है, आप थोड़ा सा सामाजिकता पे चले गए। यस सर। जी जी अच्छा चलिए, आपको अगले क्वेश्चन पे मौका देंगे। इस पर और कौन बोलना चाह रहे थे? चलिए संगीता बताइए।
सर पालन पोषण में होता है कि हमें किस प्रकार का खाना मिल रहा है, कैसा हम भोजन कर रहे हैं, जिस समाज में हम रहते हैं वहां हमारे शरीर की आवश्यकता पूरी हो रही है नहीं रही। मतलब कि जो बच्चे को खाना मिलेगा, कई प्रकार होता है कि उसको खाना सही से नहीं मिल पाता, तो वो उस प्रकार से उसका शरीर कमजोर होता है, वो सही से ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो जी। ये सब पालन पोषण में आता है कि हम कैसा खाना मिले। ओके, बिल्कुल। इसमें मैं भी ऐड करना चाहूंगा, पालन पोषण का ही मतलब होता है न्यूट्रिशन। मतलब हम मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर तरह से ग्रो करते हैं। उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है मास्लो का जो मूलभूत आवश्यकता था, उसमें जी सबसे जी, नीचे क्या शारीरिक था? आवश्यकता। हाँ, भोजन, वस्त्र, आवास, वो है पालन पोषण का सबसे ज्यादा जरूरी, वो है। उसके बाद हमारा सुरक्षा आता है, उसके बाद हमारा आत्मसम्मान है हर चीज जरूरी। लेकिन ये प्रायोरिटी वाइज हमारी पूरी पूर्ति हो जाए, वो है पालन पोषण। जब तक पहली अच्छा, नहीं होती दूसरी एक और नहीं वर्ड हो आप बता दीजिए। एक वर्ड आता है सिंपैथी, सहानुभूति, वो कैसे हमारे समाजीकरण को बढ़ाती है? सर सहानुभूति ये होती है कि अगर बच्चा सही से कुछ काम नहीं कर पा रहा है, तो हम उसको ये नहीं कहेंगे कि अरे आप तो ये कर ही नहीं पाएंगे, बल्कि हम उसके दोषों को देखे बिना उसको सहानुभूति देंगे कि आप ये ऐसे कर सकते हैं, हम आपके साथ हैं, आप करिए। तो उसको ये लगेगा कि हाँ मैं अगर गलत भी करूंगा तो कोई नहीं, ये है, ये समझा देंगे मुझको। वेरी ये गुड, वेरी सहानुभूति। गुड, वेरी गुड। अच्छा, कोई मुझे बता सकते हैं कि पुरस्कार और दंड जो है बच्चे के समाजीकरण के लिए कैसे जुड़ा हुआ है, और ये सही है कि गलत है कि क्या है? एनीबॉडी? नेहा, बताइए। सर पुरस्कार और दंड दोनों ही आवश्यक है बच्चों के लिए। अगर बच्चा अच्छा कर रहा है तो उसे हमको पुरस्कार देना चाहिए, तो वो और ज्यादा अच्छे से करेगा। अगर वो चीजों को बिगाड़ रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो उसको समझाने के लिए सर दंड भी उतना ही आवश्यक है जितना कि पुरस्कार है। उसे ओके, कई बच्चे होते हैं सर कि पुरस्कार दंड भी जरूरी ही होता है उनके लिए कि देना पड़ता है। जी। ओके, तो आपके हिसाब से समय रहते दोनों ही चीजें आवश्यक है, हमें देना चाहिए। जी सर। और ये मेरा भी ये मानना है कि बच्चे के समाजीकरण में या बच्चे को उचित चीजें सिखाने में हमें बच्चे को दोनों ही एंगल से देखना होगा। बच्चे कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उस हिसाब से उनको अप्रिशिएट करना है, कुछ गलत कर रहे हैं तो उनको बताना है। क्योंकि अगर हम बच्चे गलत कर रहे हैं और हम उनको नहीं बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे को हम गलत में बढ़ावा दे रहे हैं, है ना? कहते हैं ना कि गलत बोलना, गलत करना, गलत सहना, ये सब गलत होता है ना? इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस पर कि हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, प्राइमरी सोशलाइजेशन एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन, कौन बोलना चाहेगा? प्लीज एवरीबडी कम अप विद द पॉइंट्स। श्रेया गुप्ता, बताइए। सर प्राथमिक समाजीकरण वह होता है जो बच्चे का परिवार होता है। जैसे जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद वो अपने माता पिता, अपने बड़े भाई बहनों के साथ रहता है, यानी अपने परिवार के साथ रहता है। तो उसका जो मतलब पालन पोषण होता है उस अपने माता पिता जिस प्रकार अनुकरण करता है, जैसे उनका व्यवहार होता है, वही चीज वो अडॉप्ट करता है, उसी हिसाब से उसका प्राथमिक समाजीकरण होता है। और द्वितीयक समाजीकरण सर वह तो जैसे विद्यालय हो गया, खेल का मैदान हो गया, आस पड़ोस हो गया। जैसे बच्चा 3-4 साल का हो जाता है, वो अगल बगल आस पड़ोस में जाने लगता है, प्लेग्राउंड जाने लगता है, नर्सरी में उसका एडमिशन हो जाता है, तो स्कूल जाने लगता है। तब बच्चे का दूसरा मतलब द्वितीयक समाजीकरण होता है, और जी। फिर बच्चा और चीजों में डेवलप करता है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। आरुषि सिंह, आप भी बताइए इस पे। यस सर, मैं कब से वेट कर रही थी, मेरा नंबर ही नहीं आ रहा था। नहीं नहीं नहीं, ये सब चलिए। में टाइम वेस्ट मत करो। और मैं बस क्विकली आपको बता देता हूँ, कभी भी आपका नंबर आए आपको बोलना है, नहीं आए नहीं बोलना है। ये सब में टाइम वेस्ट नहीं करना है, कोई चिंता नहीं करना है। आपने हर बार रेज हैंड किया, ये मेरा बड़प्पन है, मतलब यस आपका बड़प्पन है। हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे सारे बच्चे यस इतने सर। एक्टिव हैं। जब जिनको मौका मिल रहा है, ये सब सोचना ही नहीं है अभी। बस नो जब भी नो चल रहा है सर, दिमाग में सॉरी। बोलना आपको। लेकिन दूसरा पॉइंट है प्रत्याशात्मक समाजीकरण, बताइए। प्रत्याशात्मक समाजीकरण मैं समझ नहीं पा रही हूँ। समूह समाजीकरण क्या होता है? या समूह समाजीकरण, जैसे समूह में, जैसे कि बच्चे ग्रुप में सीखते हैं ना, जैसे स्कूल जाते हैं तो दोस्तों के साथ सीखते हैं, ग्रुप में सीखते हैं, तो ग्रुप में ज्यादा डिस्कस होती है, जैसे हम लोग का भी हो रहा है। तो ये हर एक पॉइंट पर मैं अपने मन से बोलती करेक्ट, हूँ, शायद मेरा नंबर आए या ना आए, लेकिन मैं करेक्ट। बोलती हूँ कि हाँ मुझे इस टॉपिक पे ये नंबर ये बोलना है। तो बिल्कुल, ये समूह समाजीकरण होता है, एक्सेलेंट, जो एक्सेलेंट। जब बच्चे हम, ज्यादा। हाँ, एक साथ जब हम ग्रुप में बात करते हैं, ग्रुप में रहते हैं, तो हम बहुत सारी चीजें एक साथ डिस्कस करते हैं और एक दूसरे के साथ हम लोग सीखते हैं। समूह ये होता है ना? अच्छा, समूह और संगठन के समाजीकरण में क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा? समूह समाजीकरण और संगठनात्मक समाजीकरण में क्या डिफरेंस है? नए हैंड्स प्लीज बताइए। संगीता, बताइए।
सर समूह समाजीकरण जो अभी हो रहा है वो समूह है, और ठीक संगठन है, होता है जो कि संगठन के अंतर्गत, जैसे आप अनअकैडमी के अंतर्गत वहाँ के प्रोटोकॉल, वहाँ के रूल्स को करेक्ट, फॉलो करते हैं, ये संगठन। ओके। अब इसमें कौन जोड़ेगा जातीय समाजीकरण कैसे इन दोनों से अलग है? एनीबडी क्विकली? मीनाक्षी, जातीय समाजीकरण कैसे अलग है बताइए। सर जातीय समाजीकरण जैसे हम हिंदू मुस्लिम को बांट देते हैं, फिर जी, उसके बाद सारे धर्म का अलग अलग होता है कि हाँ, तुम नमाजी पढ़ोगे या तुम यही गीता ही जी, पढ़ोगे। अपने ये सब मूल्य अपने, जातीय हाँ, जी, जी कि तुम उधर नहीं जाओ, तुम उधर मतलब तुम उसके मस्जिद नहीं जाओ या मंदिर नहीं जाओ, ये सब जातीय समाजीकरण होता है। ओके, ओके। अच्छा, इसमें आप मतलब ये रिस्ट्रिक्शंस की हम बात नहीं करेंगे, वो तो भेदभाव में आ जाता है, लेकिन हम अपने जातियों से बहुत अच्छी चीजें भी सीखते हैं। आप जिस भी जाति के हैं वहां से आप बहुत अच्छी चीजें, आप अपने वैल्यूज सीखते हैं। जैसे आप नमस्कार करना सीखते हैं, तो ये भी एक प्रकार का समाजीकरण है। आप आदाब करना सीखते हैं, ये भी एक प्रकार का समाजीकरण है। तो आप ग्रिड करने का ये दो अलग अलग तरीका है, तो दोनों अपने आप में समाजीकरण का पार्ट है, और वो हम अपनी जाति से सीखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम चलेंगे प्याजे की थ्योरीज पे, है ना, क्विकली। प्याजे ने अपनी थ्योरी को में से के हिसाब से बच्चे को कितने भागों में बांटा है एज के हिसाब से, और उसके नाम क्या क्या है, कौन बताएगा? शुजाना। 4 भागों में बटा है। संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संज्ञान अवस्था, मूर्त संज्ञान अवस्था और औपचारिक संज्ञान अवस्था। एज भी बता दीजिए। मतलब संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष, और पूर्व संज्ञान अवस्था 2 से 7 वर्ष, और जी, मूर्त संज्ञान 7 से 11, और 11 से ऊपर औपचारिक संज्ञान अवस्था। एक्सलेंट, एक्सलेंट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये 4 अवस्था में प्याजे की थ्योरी को बांटा गया है, और इसमें से शैशवावस्था के अंदर क्या क्या गुण है या क्या क्या इसके अंदर की स्पेशलिटी है, कोई बता सकता है? कुछ भी याद रहे आपको, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 4 पॉइंट जितना हो, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 4 पॉइंट जितना हो, 1 पॉइंट, हाथ उठा के रहिए ऐसा पूरा एकदम ऐसे, मौका आए ना आए हाथ उठा के रहिए। रीता बताइए। तो सहसावस्था में ये होता है कि बच्चा जो है अनुकरण, मतलब अनुकरण करता है, वो चीजों को समझता है इमोशनली। जैसे कोई बोल रहा है उसको मतलब अच्छे से बोलता है कि ये देखो, तो वो बच्चा बहुत अच्छे से देखता है ऐसा। यही सब चीजें वो शैशवावस्था में करता है। ओके, वेरी गुड, और वेरी गुड। हाँ हाँ, अब प्लीज प्लीज बताइए, आप कुछ और बोल रहे थे, बताइए। ओके, श्रेया गुप्ता आप बताइए। सर प्याजे के अनुसार जब बच्चा छोटा होता है, यानी कि सहसावस्था में होता है, तो वो इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। जी, वो जैसे उसकी नाक, कान, आंख होती है, इनके माध्यम से वो चीजों को ग्रैब करता है। और इसमें सर सहसावस्था में 0 से 2 ईयर बताया हुआ है, जिस जो स्टेज बात में नहीं बच्चे हुई है जो वो है, बताइए, जो बात अभी तक नहीं हुई है वो बताइए, कुछ पॉइंट ऐसा जो अभी तक बात नहीं हुई है क्लास में। मतलब सहसावस्था में बच्चे में वो वस्तु स्थायित्व आ जाता है सर, इस जी, एज में। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और और कोई कुछ पॉइंट जोड़ना और चाहता है? प्रीति, बस पॉइंट बताना है आपको, क्या पॉइंट आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, बताइए प्रीति। सहस्वावस्था में बच्चों में सहज प्रवृत्ति होती है, जैसे देखना, चूसना, और ये सब होता है, करेक्ट, जो एकदम कॉमन चीज होती है, जो बच्चे बच्चे जन्म लेते उस टाइम के काल को सहस्वावस्था कहते हैं। ओके, जैसे वो देखकर हंसना, रोना, ये सब। वेरी गुड। देखिए, समराइज करूंगा मैं, सारी संवेदी प्रक्रियाएं इस उम्र में होती है, जितनी भी सेंसरी मोटर बच्चा अनुकरण करके सीखता है, एवरीबडी बहुत चीजों को देखकर फॉलो करके सीखता है मेनली इस समय पर। और उसके साथ साथ शैशवावस्था में बच्चा जितनी भी अपनी सेंस है, जैसे छूकर, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इससे महसूस करके सीखता है। वस्तु स्थायित्व इस उम्र में आ जाता है ना। तो वस्तु का अस्तित्व उन्हीं का है जिसको वो प्रत्यक्ष देखते हैं। चिंतन वगैरह नहीं आती है, लेकिन बच्चा कुछ ना कुछ सोचता रहता है ना। बच्चा अपने आप में रहता है, आत्म केंद्रित रहता है, उसकी जो है मतलब। लेकिन हाँ, एक और चीज होती है कि इस समय पर ग्रैब करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, इसको इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहते हैं। पूर्व संक्रियात्मक में बारे में कौन बोलना चाहता है? एनीबडी? पूर्व संक्रियात्मक, धनुष बताइए। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के सर एज 2 से 7 वर्ष है। इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता वाला खेल खेलता है, और इसमें बच्चे के विकास मतलब संवेदनशील होता है, किसी भी चीज को तुरंत सीख जाता है बच्चा। जी, जी, ओके। एनी अदर पॉइंट, किसी को कुछ ऐड करना है? श्रेया गुप्ता, इसके बाद रीता सर पाल।
इस अवस्था में बच्चे जो है सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाते हैं। जैसे उसको कोई डॉल होगा, उसको चोट लग जाएगी तो भी करेक्ट। बच्चा सोचेंगे उसको चोट लग गई और रोने लग जाएंगे। दीवार से हाँ अगर भिड़ जाते हैं दीवार को मारेंगे, किसको मारो, इससे हमें चोट लग गई है। हाँ हाँ और सर हाँ इस एज में चीजों को देख के उसको जानने लगते हैं, उसके कलर से उसको पहचानने लग जाते हैं। जी। उनसे बोल दो आलू ले आओ तो फिर उठा के लेके आए। ओके ओके, गुड 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 गुड। और रीतापाल क्या ऐड करना है इसमें? सर वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है दूसरों के संपर्क में आने लगता है और अपने ज्ञान को अर्जित भी करने लगता है। गुड गुड गुड, वेरी गुड। देखिए ये 2 से 7 साल में बच्चा इस समय पर इतना भी परिपक्व नहीं होता है कि मूर्त चिंतन आ जाए, मूर्त चिंतन इसके बाद आती है। लेकिन इस समय पर बच्चा कुछ हाइपोथेटिकल भय में भी रहता है। जैसे उन्होंने बोला कि हम बोलेंगे कि बुढ़िया आ जाएगी, भूत आ जाएगा, वो आ जाएगा, डॉगी खा लेगा, तो ये सब वो थोड़ा हाइपोथेटिकल भय में भी रहता है। और इस समय पर वह चीजों को बहुत जल्दी जल्दी फिर से ग्रैब कर रहा होता है। बस तो स्थायित्व तो 2 साल में आ ही जाती है, तो उसको वो यहाँ पर बहुत अच्छे से प्रदर्शित करने लगता है। और सबसे बड़ी बात, इस उम्र की सबसे बड़ी खासियत है जिस पर मैंने खूब क्वेश्चन कराए हैं कि 3 से 4 साल 5 साल का जो टाइम होता है, ये भाषा विकास का सबसे पीक टाइम होता है, जिस समय पर बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट सबसे ज्यादा होता है ना। नई इंफॉर्मेशन, नई चीजें ग्रहण करता है। और कुछ चीजें तो हमेशा है कि हर अगले उम्र में बच्चा पहले से ज्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है। तो ये चीज पूर्व संक्रियात्मक की मेन है। मूर्त संक्रियात्मक पर कौन बोलेंगे? मूर्त संक्रियात्मक पर कौन बोलेंगे? आरुषि सिंह बताइए। हमको डर लगता है उनका रीजन नहीं लेंगे तो सर। हाँ बताइए। जी। नहीं सर, मूर्त हाँ, संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा मूर्त वस्तु को देख पाता है, जो उसके सामने होते हैं उस पर वो देख पाता है, उस पर वो रिएक्ट कर पाते हैं। जो उसके पास नहीं होते हैं तो उस पर वो सोच नहीं पाते हैं। जैसे कि बच्चे मूर्त ये 7 से 11 में होते हैं तो वो उनके पास सामने है, जैसे मम्मी पापा सामने कुछ दिन खिलौने भी है तो वो आप वो है तो वो खेल रहे हैं और उसे हटा लीजिए तो वो कुछ दिन के बाद भूल जाते हैं वो। तो जी। जो सामने रहते हैं ना, जो मूर्त में रहते हैं, जो उसको टच कर सकते हैं, टच फील कर सकते हैं, तो उसको वो उस वेरी अवस्था में गुड। बालक एनीबडी को एल्स? कोई और इस पर बोलना चाहेंगे? संगीता पाल, इसके बाद सर श्रेया। इसमें संरक्षण का गुण आ जाता है, क्योंकि अगर बच्चे को हमने ग्लास में दूध दिया और उसको हमने कटोरी में डाल दिया तो उसको पता रहता है कि जितना ग्लास में था उतना ही कटोरी में है। इस समय वो गुण आ जाता है और बच्चे चिंतन करने लगते हैं। जोड़, जैसे जोड़ घटा तो वो पूर्व संक्रियात उसमें भी करने लगते हैं, लेकिन इस समय और थोड़ी उनके, जैसे कि उसको बोले कि 2 + 2 = 4 होता है तो वो समझने लगते कि 4 = डिवाइड करेंगे 2 तो 2 आएगा, उसमें संरक्षण करेक्ट का गुण आ जाता है। करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। श्रेया गुप्ता, आप भी बोलना चाह रहे थे? सर इस अवस्था में बच्चे जो सप्ताह और दिन का भी ज्ञान आ जाता है और वो चीजों को सही क्रम में लगाना सीख जाते हैं, सीक्वेंस में लगाना उनको ये चीजें आ जाती है। और जो बच्चा होता है वो जैसे प्याज और आलू में अंतर करना भी जान जाता है, कि अगर हाँ, पहले वो अंतर करना नहीं आता लेकिन अब वो अंतर करना जान जाता है। वेरी और गुड। उसको कलर्स के भी मतलब पता चल जाता है कि कौन सा किसका कलर होता है। बच्चा इस समय पर बहुत बढ़िया बात तीनों ने बोली है। पहली बात तो बच्चा क्रमबद्ध चीजों को सीख लेता है जो इससे पहले नहीं जानता है क्रमबद्ध करना। अब चीजों में क्रमबद्धता आ जाती है। एक और संरक्षण का जो बात बोला, अभी मैंने 2021 का क्वेश्चन कराया था कि क्या तो आटा की गुठली था, उसको ऐसा सांप का रूप दे दिया तो बोला अलग अलग है, तो वो पूर्व संक्रियात्मक में रहता है। मूर्त में आते आते बच्चा वो सीख जाता है क्योंकि उस पर वो तर्क करने लगता है, मूर्त तर्क करने लगता है। ये मोबाइल है तो मोबाइल है, ये सामने में वो देख लिया कि मोबाइल है, तो ये मूर्त तर्क वो करने लगता है ना। और वो चीजें पहले से ज्यादा लॉजिकल करने लगता है। अब देखिए यही टाइम है जब बच्चा स्कूल जाता है, 6-7 साल में बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है, तो अब नए नए दोस्त भी बनाने लगता है, उसका सोशलाइजेशन भी थोड़े दूर तक होने लगता है ना। अब इनका लंबाई, भार, अंक, ये सब का बढ़िया से ज्ञान होने लगता है। क्योंकि आप याद करिए कि 7 से 11 साल मतलब एटलीस्ट हम 5-6 क्लास में है, तो 5-6 क्लास तक में हम बढ़िया से कैलकुलेशंस करने लगते थे, मैथमेटिकल इत्यादि भी, ये सब करने लगता है। और इन्वायरमेंट के जितनी भी चीजें हैं उन सबको भी अडॉप्ट करने लगता है और बहुत अच्छे से रेडी हो जाता है अपने मतलब एडोलेसेंस में जाने के लिए। ये अब इसमें कौन बताएगा किशोरावस्था, फाइनल पॉइंट, एडोलेसेंस कौन बताएगा? नया हैंड, आई नीड न्यू हैंड्स। धनुष बताइए। किशोरावस्था का एज होता है सर 11 वर्ष से ऊपर, यानी 18 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा अमूल सोच का विकास होने लगता है। ठीक है, उसे स्वर्ण काल भी के नाम से भी जानते हैं सर। ओके। एनी अदर? श्रेया गुप्ता बताइए।
नेहा माहौर रेडी रहिए। सर इस अवस्था में बच्चों के जो हार्मोन्स भी चेंज हो जाते हैं, वो जो जी है उनकी जो अपने माता पिता ज्यादा नहीं बन पाती, वो अपने दोस्तों को ही ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, उन्हीं के साथ घूमना पसंद करते हैं। और सर इस एज में जो बच्चा होता है अमूर्त चिंतन करता है, जो तार्किक रूप से चिंतन करने लग जाता है, जो चीजें सामने ही अभी तक उन्हें उसकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो सामने तो वहीं तक चिंतन कर पाता था, बट अब वो जो चीजें सामने नहीं उस पर भी चिंतन कर लेता है, उसका तर्क अच्छा हो जाता है सर। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। नेहा जी बताइए, इसमें कुछ ऐड करिए। जी सर, इसमें बच्चों किशोरावस्था में बच्चा की अमूर्त चिंतन जागृत हो जाता है, वह अपने कहना चाहिए ग्रुप अंतर्मुखी भी हो जाता है सर, वो अपनी फीलिंग को छुपाना भी करने लगता है। ज्यादातर वो अपनी उसको गलत भी नहीं बोल सकते कि ये चीजें गलत है, क्योंकि बच्चा अंतर्मुखी होने के कारण वो अगर उसको बार बार टोकेंगे तो वो चीजों को छुपाने लग जाएगा, फिर अपनी ओके, चीजों को शेयर नहीं करेगा। वेरी गुड वेरी गुड। मीनाक्षी जी। जी सर इसमें बच्चा बाहर से ज्यादा मतलब संगति होता है ना समाज से, उसमें थोड़ा ज्यादा रहना चाहता है, जैसे अपने बैच के बच्चों के साथ रहना चाहता है। इसमें जी थोड़ा ग्रुप बनाना स्टार्ट कर देता है इस टाइम में, और करेक्ट सोचना करेक्ट। चाहता है कि अगर ये हुआ तो ये कैसे हुआ, उसको कैसे? पूरा अच्छे से डिफाइन करके चाहता है, किसी से पूछता है, ज्यादा पूछता है कि ये कैसे हुआ, इसको आप इतना पूछता है कि सामने जी वाला तंग हो जाए। बिल्कुल पूरा बिल्कुल। अच्छे से उसको चाहिए क्लियरिटी सब चीज में। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। देखिए कुछ और पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, इस समय पर बच्चों में कल्पना आ जाती है, जो चीजें नहीं भी है सामने उसको भी विजुअलाइज करने लगता है। और एक मेन चीज आप देखिएगा, मेन बात देखिएगा कि जो भाषा का विकास, मैंने आपको याद है मैंने बोला था कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मेन है कि भाषा विकास डेवलप होता है, तो लैंग्वेज वो उस समय पर सीख रहा होता है। और जो उनका जो उसके बाद जो मूर्त संक्रियात्मक होता है उसमें वो लैंग्वेज को फ्लोली यूज करता है। अब जो है लैंग्वेज के साथ जब ये कम्युनिकेशन वर्ड यूज करते हैं ना, वो इसमें भी परिपक्व हो जाता है, मतलब हाजिर जवाबी में, उत्तर देने में, चीजों को रेस्पॉन्ड करने में, लॉजिकली आंसर देने में, इन सभी चीजों में भी वो माहिर हो जाता है इस समय पर बच्चा। और हार्मोनल चेंजेस इत्यादि की बात आप लोगों ने कर ही दी है। और बहुत अच्छे से इफेक्टिव बोलने, मतलब आपके बोलने के चर्चे होने लगते हैं। 2 से 7 साल का बच्चा कोई बोलेगा अरे वाह बच्चा बोलता है अच्छा, लेकिन अब आपकी बात के मतलब होते हैं, यू कैन एबल टू कन्विंस। आप किसी को समझा सकते हैं, आप किसी को कोई बात पर कन्विंस कर सकते हैं, ये क्षमता आपके अंदर इस समय पर आ जाती है लैंग्वेज से रिलेटेड। मैच्योरिटी पूरी तरीके से 18 साल तक आ जाती है, फिजिकली हम पूरी तरीके से स्टेबल हो जाते हैं। फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए इसमें तूफानी अवस्था, संघर्ष की अवस्था सब बोले जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा एज होता है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं, बहुत तरह की चीजें होती है। लेकिन इस समय पर बच्चा 100% समस्या का समाधान करने लगता है और डिसीजन लेने लगता है और बढ़िया से अपनी बात रखने लगता है। ये देखिए आज के क्लास में हम लोगों ने मैंने जो डिस्कशन किया है ना, रिवीजन किया, ये किस बेसिस पे किया है मैं आपको बताता हूँ। जो थ्योरी है और उसमें से जो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं उन सभी चीजों पर मैंने रिवीजन किया है। आगे इसको आप जो मैंने गारंटी मैं दे रहा हूँ ना डेली क्लास में कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ये टॉपिक से आएंगे, तो उसमें से क्या आएंगे उन चीजों का हम रिवीजन यहाँ पे कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये क्लासेस बहुत अच्छी लगी होगी और ये रिवीजन हमारा चलता रहेगा। मुझे नहीं लगा था कि आप लोग इतना कोऑपरेट करेंगे और इतना बढ़िया से आज हम लोगों ने क्या क्या कंटेंट रिवीजन किया पता है आपको? कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, सोशलाइजेशन प्रोसेस, प्याजे। अगला टॉपिक हमारा रहेगा कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की और उसके आगे चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन एंड इंटेलिजेंसी। तो डिपेंड्स ऑन द टॉपिक, बट दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग और भी लोग हैं सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे से पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। ये देखिएगा आपको कितना जबरदस्त बेनिफिट देता है। मैं चाहूंगा कि हर सब्जेक्ट का आपको ऐसे ही बेहतरीन रिवीजन करा दूं जो मुझे लगता है कि बहुत यूनिक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।